सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुसर में। और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू आज हम लोग समझेंगे इस एक टॉपिक मैंने केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन करने जा रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड एक वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी को समझाऊंगा, आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा और चैप्टर को फिनिश करने की तरफ पहुंचाऊंगा। इसमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और इसी में ही बैलेंस जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को डिस्कशन करते हैं। वेस्पर थ्योरी के नाम से जानी जाती है ये थ्योरी। और ये थ्योरी जो है वो जिलेस्पाई और नेहॉल्म ने 1957 में दी थी। ये आपको पता होना चाहिए कि लेकिन फर्दर इस थ्योरी को जो इम्प्रूव किया था वो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वैज्ञानिक का नाम सिजविक और पॉवेल, इन्होंने इसको इम्प्रूव किया था, प्रपोज किया था ऐसे कहें। लेकिन जिलेस्पाई और निहॉल्म ने इसको फर्दर डेवलप कर दिया था। मतलब ये दोनों साइंटिस्ट इस थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। हालांकि इनके नाम से बहुत बड़ा हमें कोई ऐसा लेकिन जानकारी तो रहनी चाहिए कि सिजविक और पॉवेल ने जब ये थ्योरी दी थी तो उस समय इस थ्योरी में कुछ करेक्शंस होने थे, वो करेक्शन किए। उसके बाद जिलेस्पाई और निहॉल्म ने इस थ्योरी को फर्दर इम्प्रूव करके जो है वो पेश कर दिया था। तो 1957 में इन्होंने इम्प्रूव किया था, डेवलप की थी ये थ्योरी, ये भी आपको। लेकिन ये थ्योरी बेस किस पे है? तो वेस्पर थ्योरी इज मेनली बेस्ड ऑन द लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। तो यहाँ पर दोनों बातें मैं क्लियर कर दूंगा आपकी कि सबसे पहले तो हम आपको ये समझाएं कि ये दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी इज based on the number of lone pairs and बॉन्ड पेयर्स। यानी कि ये थ्योरी जो है वो लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स पे डिपेंड कर रही है। यानी कि लोन पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, इनमें रिपल्सन कितना होगा, ये सब बातें बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक वर्ड में क्लियर यहाँ पर कर दूं आपको, ये आपको पता होगा, समय नहीं बर्बाद करूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि लोन पेयर्स क्या होते हैं। जो मेरे नए साथी हैं भाई, जो लोग एक्सपर्ट हैं वो तो सब जान रहे हैं कि लोन पेयर्स क्या होते हैं। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस बहुत समय नहीं लूंगा इस पर, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उसे लोन पेयर बोलते हैं। जैसे अमोनिया में केवल एक लोन पेयर है, मीथेन के मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। सभी मॉलिक्यूल ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं। यानी कि उसको हम लोग बॉन्ड पेयर्स के नाम से भी बुला सकते हैं। तो ये लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया। तो अमोनिया के केस में अगर हम लोग देखें तो अमोनिया के केस में लोन पेयर का जो नंबर है वो 1 है और बॉन्ड पेयर का नंबर जो है यहाँ पर 3 है। इसी तरीके से अगर मीथेन के मॉलिक्यूल में देखें तो लोन पेयर का नंबर 0 हो जाता है, जबकि बॉन्ड पेयर का नंबर यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये सभी जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी बॉन्ड पेयर्स हैं, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल को देखना चाहें कि यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल कौन सा होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल में देखिए कि यहाँ पर एक ये बॉन्ड पेयर हो गया और एक ये बॉन्ड पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर हो गया, एक बॉन्ड पेयर हो गया। इसके सिर पे आपको 2 लोन पेयर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लोन पेयर का नंबर अगर देखें तो ये लोन पेयर हो गए दोनों, ये लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ पर कितने होंगे वो भी आपको बता दे रहे हैं कि लोन पेयर यहाँ पर आपके 2 आ रहे होंगे और बॉन्ड पेयर यहाँ पर आपके 2 आ रहे होंगे। तो इस तरीके से ये बात आपको ऑलरेडी पहले से पता होगी, यहाँ बहुत बड़ा इस पर कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, वेस्पर थ्योरी को आगे प्रपोज करने के बाद इसमें क्या किया। सबसे पहले तो वेस्पर थ्योरी ने जो मेन पॉइंट्स दिए थे वो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होती है, पहला पॉइंट का यही था कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, यानी कि इन्होंने ज्योमेट्री की बात की थी और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड करती है किस पे, लोन पेयर्स पे एंड बॉन्ड पेयर्स। मैं शॉर्टकट में बोल पूरा रहा हूँ लेकिन लिख इसलिए शॉर्टकट में रहा हूँ क्योंकि समय आपका थोड़ा सा बचना चाहिए। तो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स, एक बात। और दूसरी बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ पर उनका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाए और रिपल्सन मिनिमम। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि शॉर्टकट में ऐसे बोल सकते हैं कि रिपल्सन जो होना चाहिए, रिपल्सन मिनिमम आना चाहिए, रिपल्सन मिनिमम आना चाहिए और डिस्टेंस मैक्सिमम। क्योंकि डिस्टेंस जब मैक्सिमम होगी, डिस्टेंस जो है जब मैक्सिमम आ जाएगी तो फिर इसका मतलब रिपल्सन ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स स्टे टुगेदर इन सच अ वे दैट दे हैव मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम
जो रिपल्सन है उनके बीच में मिनिमम हो जाए और डिस्टेंस मैक्सिमम हो जानी चाहिए। इस तरीके से हम इनको एडजस्ट करेंगे। यानी कि लोन पेयर एंड जो रिपल्सन का ऑर्डर होना चाहिए वो भी आपको पता है कि लोन पेयर आपस में अच्छे से रिपेल करते हैं एज कम्पेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स, और ये आपस में रिपेल करते हैं अच्छे से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिपल्सन जो है वो आपको यही दिखेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या है। अगर ऑर्डर ऑफ रिपल्सन की हम लोग बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन यहाँ पर दिखाई देगा, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये रिपल्सन रहता है। और इसी रिपल्सन के हिसाब से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड हो जाती है। तो यानी कि अगर हम लोग बात करना चाहते हैं इसकी ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री की मॉलिक्यूल यानी कि जिसमें ओनली बॉन्ड पेयर, अगर कहीं पर केवल बॉन्ड पेयर्स हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओनली बॉन्ड पेयर्स, तो क्या कंडीशन होगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओनली बॉन्ड पेयर्स। अगर केवल बॉन्ड पेयर्स हैं तो रेगुलर ज्योमेट्री आ जाएगी, यानी कि ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा, रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। अब रेगुलर ज्योमेट्री अगर है तो इसका मतलब है शेप डिस्टर्ब नहीं होगी। और अगर वहाँ पर लोन पेयर्स हैं, यानी कि लोन पेयर्स अगर प्रेजेंट है, लोन पेयर्स यहाँ पर अगर प्रेजेंट है, तो फिर इसका मतलब है ज्योमेट्री इर्रेगुलर हो जानी है, 100% इर्रेगुलर हो जाएगी, इर्रेगुलर होनी है ज्योमेट्री। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात एक मॉलिक्यूल को समझा के करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यानी कि जो हम मॉलिक्यूल लें इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर का, तो उसमें हमें समझाने में आसानी रहेगी। जैसे कि हम सिंपल सी बात करें, कुछ मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की अगर हम ज्योमेट्री से लेकर के चलते हैं तो वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होना चाहिए। तो अब एंगल भी आपको वेस्पर थ्योरी के पता लगते चलेंगे और डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। जैसे कि नंबर 1 हम यहाँ पर मीथेन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ज़रा समझते चलिएगा। मीथेन का मॉलिक्यूल लिया, मीथेन के मॉलिक्यूल को अगर हम देखते हैं तो इसमें शेप जो आती है वो टेट्राहेड्रल आती है। ये आपको ऑलरेडी पता है पहले से कि शेप इसकी टेट्राहेड्रल है। अब शेप इसकी जब टेट्राहेड्रल है, ऐसे करके जो टेट्राहेड्रल शेप बन रही है, ये आप जो देख रहे हैं टेट्राहेड्रल शेप, इसमें जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री का एंगल वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। टेट्राहेड्रल शेप होगी। हाइब्रिडेशन भी पढ़ाएंगे आपको, sp3 हाइब्रिडेशन होगी। ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्री यहाँ पर टेट्राहेड्रल मैंने इंडिकेट कर दी। यहाँ पर लोन पेयर जो है वो कोई भी नहीं, 0 है। जबकि बॉन्ड पेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं। जबकि अगर आपने देखा होगा कि मीथेन जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है, जितने भी लोग हैं वो जान रहे हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल की अगर शेप ड्रॉ की जाए तो अमोनिया मॉलिक्यूल की शेप जो होती है वो पिरामिडल बोली जाती है, जबकि ज्योमेट्री तो उसकी टेट्राहेड्रल ही है। अब यहाँ पर अगर हम पिरामिडल शेप को देखें तो ये पिरामिडल शेप अमोनिया की आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन अगर हम यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बन जाता है। तो जो इसकी शेप की बात चल रही है, तो शेप आखिरकार ये पिरामिडल क्यों हो गई वो समझने वाली बात है, यहाँ पर वो समझिएगा। देखिए इसके ऊपर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो होता है इन बॉन्ड पेयर पर रिपल्शन लगाएगा। जैसे ही बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्शन लगेगा, ये एक्चुअल में कंडीशन ये रहती होगी कि ये ऐसे रहते होंगे, ये ऐसे रहते होंगे, ऐसे रहते होंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ लगा है हाइड्रोजन। अब क्या होगा कि जब इस पे जो लोन पेयर है, जब इधर फोर्स मारेगा, इधर फोर्स मारेगा, तो ये बॉन्ड झुक के नीचे आ गए, ये बॉन्ड यहाँ से मैंने काटा झुक के नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली शेप मतलब इस शेप में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो सिंपल सा ये कि पिरामिडल शेप हो जाती है, इसकी शेप जो होती है वो पिरामिडल हो जाती है। और पिरामिडल शेप का कारण होता है इसके ऊपर एक लोन पेयर का उपस्थित हो जाना। यानी कि एक लोन पेयर अगर इसके ऊपर उपस्थित हो गया है तो शेप जो है वो कैसी हो जाएगी, शेप आपकी हो जाएगी कैसी, पिरामिडल शेप हो जानी है। अब हम लोग वाटर मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कैसा शेप में होगा। वो देखो वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हम यहाँ देखें, वाटर बनाया, ऑक्सीजन लिया, यहाँ पर मैंने एक H बनाया, यहाँ पर मैंने एक H बनाया, यहाँ पर मैंने लोन पेयर बना दिए। अब ये लोन पेयर 2 हैं, ये ज़्यादा फोर्स, पहले तो आपस में रिपल करेंगे ना लोन पेयर, इनके बीच में रिपल्सन पैदा होगा, फिर वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर डालेंगे, फिर बॉन्ड पेयर भी रिपेल करेंगे। तो एंगल यहाँ अमोनिया के अंदर जो एंगल था वो ये वाला एंगल, ये 107.5 डिग्री का था, और यहाँ पर 104.5 डिग्री का एंगल आएगा। और ये जो शेप है ये आपकी बेंट शेप आ जाएगी, इन्वर्टेड बी शेप भी बोलते हैं, वेंट शेप भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो आखिरकार यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर अगर लोन पेयर की बात करें तो यहाँ लोन पेयर 1 था और बॉन्ड पेयर यहाँ पर 2 थे, सॉरी बॉन्ड पेयर यहाँ पर 3 थे। यहाँ पर लोन पेयर 2 हैं और बॉन्ड पेयर भी यहाँ पर 2 ही है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा लोन पेयर का नंबर बढ़ रहा है, शेप उतनी ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। जबकि sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ भी है, sp3 यहाँ भी है और sp3 यहाँ हाइब्रिडेशन भी है। तो यानी कि तीनों में sp3 हाइब्रिडेशन होने के बाद भी शेप बिगड़ रही। तो शेप बिगड़ने का रीज़न जो मुख्यतः दिखाई दे रहा है वो यही कि लोन पेयर हमें
दिखाई दे रहा है कि लोन पेयर की वजह से कंडीशन पैदा हो रही है। अदरवाइज टेट्राहेड्रल में कोई शेप में वेरिएशन नहीं आ रहा है, जहां मेरा एरो ये घूम रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात अब हम लोग कर लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। देखिए लोन पेयर की, जैसे कि मान लो हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया XeOF2 मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे जेनॉन है, जेनॉन को हमने यहाँ बनाया, अब फ्लोरीन हमने यहाँ बना दिया, चलिए ये बन गया फ्लोरीन। यहाँ पर भी मैंने एक फ्लोरीन बना दिया, ये बन गया। अब इस पे एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है भैया। तो अब अगर हम लोग शेप की बात करते हैं तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो सॉरी ये ओ था ना, ओ मैंने नहीं बनाया, सॉरी ओ मैंने नहीं बनाया, तो ओ मैं डबल बॉन्ड से नीचे ऐसे करके लगा देता हूँ। तो अब ये अगर शेप देखें तो टी शेप आपको दिखाई दे रही होगी, टी शेप दिखाई दे रही होगी, है ना, ये टी शेप। अब आखिरकार ये क्या हुआ कि जो ये लोन पेयर आपस में रिपेल हुए, लेकिन यहाँ पर समस्या ये बॉन्ड पेयर भी आपस में रिपेल हो रहे हैं। तो शेप इसकी कैसी आ गई, टी शेप आ गई यहाँ पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं वो अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ है वो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये तो हो गया आपका बॉन्ड पेयर, ये भी आपका बॉन्ड पेयर, ये भी आपका बॉन्ड पेयर, लेकिन ये दोनों हो गए आपके लोन पेयर। तो इस तरीके से ही अपने आप को अरेंज करते हैं कि इनकी शेप टी शेप आ जाती है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गलती आपसे न होने पाए। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग XeOF4 को ले लेते हैं, तो XeF4 को अगर हम देखें तो यहाँ पर जेनॉन के स्ट्रक्चर में अगर ध्यान दो आप, तो जेनॉन में हमने Xe लिखा। अब यहाँ पर फ्लोरीन 4 है तो मैं एक फ्लोरीन चारों तरफ लगा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ फ्लोरीन, ये शेप आपको ऑलरेडी पहले से पता होगी। तो वेस्पर थ्योरी क्या कह रही, बस मैं वही बात करना चाह रहा हूँ। XeF4 यहाँ पर डबल बॉन्ड से O लगा दीजिए और नीचे इस तरीके से एक लोन पेयर लग जाएगा, इसमें ऊपर भी लोन पेयर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये स्क्वायर और ये पिरामिड है, तो इसको शेप को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल शेप, यानी स्क्वायर पिरामिडल शेप के नाम से ये शेप जानी जाती है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये शेप स्क्वायर पिरामिडल शेप है। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल की शेप की बात करें और ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री और शेप में तो एक वर्ड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ज्योमेट्री। जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, ज्योमेट्री डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पर हम केवल क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर कर देते हैं, तब ज्योमेट्री निकल जाती है। जैसे कि अगर हम लोग अमोनिया की ज्योमेट्री की बात करें तो अमोनिया की ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल ही होगी। इस तरीके से ये ज्योमेट्री है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही मानी जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मानी जाएगी। लेकिन अगर हम लोग शेप की बात कर लेते हैं तो शेप जब कंसीडर किया जाता है तो उस समय फिर बॉन्ड पेयर ही काउंट होते हैं, लोन पेयर काउंट नहीं होते। यानी कि अमोनिया की अगर हम शेप की बात करें तो शेप पिरामिडल है और शेप में उस समय लोन पेयर नहीं गिना गया, शेप में केवल इतना हिस्सा नीचे का गिना गया। तो यानी कि यहाँ पर ये शेप इसकी पिरामिडल हो जाती है। तो पिरामिडल शेप में ये कंडीशन बनी। तो अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अब हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि हम शेप और ज्योमेट्री का अगर डेफिनेशन दें तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर और शेप पे केवल बॉन्ड पेयर पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक्सप्लेनेशन जो है वो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है, यानी कि उनमें एंगल क्यों वेरी हो रहा है। अगर हम बोलें तो सिंपली ये बोल सकते हैं, नंबर 1 हम लोग वेस्पर थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम अब बात कर लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बात कर लेते हैं वेस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट्स की, यानी कि जो मेन पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना, मेन पॉइंट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, मेन पॉइंट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। इस वेस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही ध्यान रखना है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करनी है। मतलब उसके बाद दूसरी बात हमें ज्योमेट्री की करनी है, इसमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप की बात इसमें करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो रेगुलर है कि इर्रेगुलर है, मतलब इन बात पे भी हमें ध्यान, रेगुलर है कि इर्रेगुलर है इस बात पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और चौथी बात हमें ये जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप है या नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप है या नहीं। अगर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप नहीं है तो इसका मतलब ज्योमेट्री इर्रेगुलर। अगर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप है, अकॉर्डिंग आ रही है, तो मतलब जो है सिंपली इसमें रेगुलर शेप आ रही होगी, रेगुलर होगी, 100% रेगुलर है। और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो यानी कि नॉट अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर शेप 100% इर्रेगुलर होनी ही होनी है।
तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत काम आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इकट्ठी कलेक्टिवली करके इसको लिख दिया है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि भाई वेस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे। तो मैं प्रीवियस पेजेस पे जा रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि देखिए सबसे पहले हमने बात की कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं। ज्योमेट्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करती है। रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए, डिस्टेंस मैक्सिमम जब हो जाएगी तभी मॉलिक्यूल की शेप डिसाइड हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपसे बात की कि ओनली लोन पेयर्स में रेगुलर ज्योमेट्री आएगी, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ओनली बॉन्ड पेयर में रेगुलर ज्योमेट्री आएगी, और लोन पेयर जब प्रेजेंट होंगे तो ज्योमेट्री इरेगुलर हो जाएगी। तीनों मॉलिक्यूल्स को मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दे करके आपको समझाया। इसके बाद भी मैंने इन्हीं XeOF2 XeOF4 मॉलिक्यूल को भी समझाया। इसी तरीके से आप बहुत सारे मॉलिक्यूल को ड्रॉ करके वेस्पर थ्योरी को प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, ये सब बातें। यानी कि यहाँ पर अब हम लोग एक बात और देख लेते हैं कि बॉन्ड एंगल में जो वेरिएशन आ रहा है, बॉन्ड एंगल में जो वेरिएशन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो वेरिएशन शेप के हिसाब से ही आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। वो वेरिएशन शेप के हिसाब से ही आएगा। तो ये सब बातें हम ध्यान में रखेंगे आप वेस्पर थ्योरी के। तो इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं वेस्पर थ्योरी के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। और ये टॉपिक जो है वेस्पर थ्योरी से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोनों एक साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो नए पेज से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर चले आते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर, यानी वीवीटी के मेन पॉइंट्स भी डिस्कशन करेंगे, शेप और ज्योमेट्री, क्योंकि इससे लगभग मिलता जुलता टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम आज इसी पेज पर ही खत्म करेंगे, तो इसलिए पूरी वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको वेस्पर थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी अवगत करा देंगे कि आखिरकार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, सब बातें आपको पूरी आज से इस वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए बिल्कुल लगातार हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक एक टर्म, एक एक टॉपिक, एक एक बात आपको क्लियर करके बताऊंगा, जिससे कि आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जितनी भी जानकारी हो जुटा पाए वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाए और आप उस थ्योरी को समझ पाए। एक तो आपको ये बता देता हूँ कि नंबर 1, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती है कि भाई मॉलिक्यूल में सबसे पहले क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन करती हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करें, यानी एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल हमने ले ली, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करती हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाती है। एटॉमिक ऑर्बिटल वही कंबाइन करेगी जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। ये मान लो इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, और स्पिन दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए, लेकिन दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए। तो जब ये अनपेयर्ड होंगे दोनों, लेकिन दोनों में अनपेयर्ड होने के साथ साथ एक बहुत कॉमन सी बात है, दोनों का स्पिन जो है स्पिन अपोजिट होना चाहिए, यानी कि स्पिन अपोजिट अगर है तो दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद एक ऑर्बिटल बनाएंगे। यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग जो होगी वो आपको मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा, ये ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पर बॉन्ड इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड तैयार हो गया। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि थ्योरी ही बता रही कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उन दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने आ रही है उनके इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में ही रहने चाहिए। अगर सेम स्पिन में है तो कॉम्बिनेशन फिर पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बन सकती। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल बनती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल की खास बात होती है कि वो मोनोसेंट्रिक होती है, यानी कि उसमें मोनोसेंट्रिक का मतलब एक सेंटर होता है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती है वो मोनोसेंट्रिक होती है। मोनोसेंट्रिक का मतलब होता है एक सेंटर होता है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती है वो पॉलीसेंट्रिक होती है। ये बात आपको मतलब उसमें सेंटर जनरेट हो चुके होते हैं। देखिए इसमें सेंटर 2 हो जाएंगे, 2 न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है किसी भी मॉलिक्यूल की, जब जैसे कि मान लीजिए जब वो अब पास आएंगे तो पास आने में क्या होगा कि यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू ईच अदर। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कुछ पॉइंट में लिखे दे रहा हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू ईच अदर
results in the formation of molecular orbital by नंबर 1 या तो ओवरलैपिंग SS होगी, नंबर 2 या ओवरलैपिंग SP होगी, नंबर 3 या ओवरलैपिंग PP होगी। तो इसमें जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग में चलेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग अगर होती है तो इसका मतलब है बॉन्ड सिग्मा बनेगा। लेकिन अगर पीपी के अंदर ओवरलैपिंग साइड वाइज हो गई तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में बॉन्ड बन जाएगा आपका पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर ये बात मैंने ऑलरेडी इससे पहले की वीडियो में भी बताई थी कि कब पाई बॉन्ड बनता है, कब सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये वेस्पर थ्योरी का मेन पॉइंट था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन पॉइंट था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन करती हैं तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनती है। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो भी हम आपको बता दें, शेप ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल, शेप ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होती है वो डिपेंड करती है एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप क्या है ये जरूर डिसाइड करेगी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी कैसे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसमें समझाना पड़ेगा आपको कि एक एग्जाम्पल लेकर के किस तरीके से आप समझेंगे। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन यानी कि सिंपल सा एग्जांपल H2 का ले लेता हूं। अगर H2 के एग्जांपल को देखूं तो हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि अगर हम इसको लिखें तो 1s1 लिखा जा सकता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन बना भी दे रहा हूँ कि अगर आप देखें तो ये मैंने हाइड्रोजन बना दिया और हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मैंने ये दिखा दिया। अब ये दूसरा हाइड्रोजन बना दिए, सेम बनाइए। अब इसका इलेक्ट्रॉन कैसा, अपोजिट स्पिन के साथ बनाना पड़ेगा। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग जब होगी तो इस तरीके की ओवरलैपिंग आपको बताएगी कि ये बॉन्ड जो है जो बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, वो आपका सिग्मा बॉन्ड है। हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, SS ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। तो सिंपल आप देखें कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इस तरीके से बनता है। और हेड भाई जब ये बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये कहलाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कहलाएगी एटॉमिक ऑर्बिटल और ये कहलाएगी आपकी मॉलिकुलर ऑर्बिटल। आज पूरी वीडियो में बनेगा, आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से। अब मान लीजिए हमने सपोज कर लिया कि H2 के बाद सिंपल अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आप कंसीडर करना चाहते हैं तो जैसे कि मान लीजिए हमने अब इसके बाद अगर आप मॉलिक्यूल ले तो HF मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। जैसे HF मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, देखिए H का तो एटॉमिक नंबर आपको पता है 1s1 हो गया। अब यहाँ फ्लोरीन को भी देख लीजिए 1s2 2s2 2p5 हो गया ना। अब 2p को जरा तोड़ दीजिए। अब 2p को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2px 2py और 2pz। यहाँ दो और यहाँ एक, यही कन्फिग्रेशन हो गया, नहीं pz में एक आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो बना दिया मैंने हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखा दिया। अब यहाँ p है और pz है तो pz मैं इस तरीके से बना रहा हूँ ये, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखाया। तो अब अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, कलर बदल देता हूँ तो ज़्यादा आपको बेटर दिखाई देगा इस तरीके से। ये मैंने ये लिया इस तरीके से, ये ठीक है, यहाँ पर ये लिया। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो आप जान रहे कि ओवरलैपिंग कैसी होगी। ओवरलैपिंग आपको दिखाएं तो इस तरीके से होगी और दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग करती हुई जाएगी। तो अब जो ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अंदर आपको दो दिखाई देंगे, एक किसका इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, एक इलेक्ट्रॉन आपको हाइड्रोजन का दिखाई देगा और एक इलेक्ट्रॉन आपको p ऑर्बिटल का। तो ये मैंने येलो वाला इसका बना दिया और ये रेड वाला मैंने इसका बना दिया, इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो ये कि भाई ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर sp ओवरलैपिंग हुई ना, बॉन्ड सिग्मा बना ना। तो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी हो रही है किसमें, HF मॉलिक्यूल में। इसी तरीके से आप फ्लोरीन का नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, केवल फ्लोरीन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F2 मॉलिक्यूल। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आप जनरेट कर सकते हैं F2 मॉलिक्यूल। अब F2 मॉलिक्यूल में क्या करता हूँ मैं, F का एटॉमिक नंबर मैं देखता हूँ 9 होता है ना, अभी लिखा था 1s2 2s2 2p5 हो जाता है, जिसको हम तोड़ेंगे तो यहीं पर तोड़े ही दे रहे हैं, सिंपली मैं तोड़ के ही लिख देता हूँ 2px 2py और आपका 2pz, यहाँ 2 2 1 यानी pz हो गया। तो मैं यहाँ पर
फ्लोरीन का पीजेड ही बनाता हूँ, केवल ये मैंने फ्लोरीन का पीजेड एक क्लॉकवाइज बना दिया। इस बार मैंने इसको भी फ्लोरीन सेम लिया और यहाँ पर एंटी क्लॉक बना दिया। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल फ्लोरीन की कंबाइन करेंगे। ये फ्लोरीन की क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये फ्लोरीन की क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब इस एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगी तो क्या कंडीशन बनेगी वो आप देख लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन हो जाता है और ये सिग्मा बॉन्ड होता है, पीपी ओवरलैपिंग है और हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन गया फ्लोरीन। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन अब एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं टिपिकल लेता हूँ, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए ऑक्सीजन के एग्जाम्पल में क्या करना है, यहाँ पर मैं O2 का एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ किस तरीके से। देखिए O2 में क्या होगा, अगर हम लिखें तो 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ केवल O का लिखा गया है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि इसे जो है, रुक जाइए, मैं O2 में क्या करता हूँ, मैं O2 मॉलिक्यूल जब बनेगा तो O2 का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा तो एक ऑक्सीजन का मैं लिखूंगा अलग से, वरना आप कंफ्यूज करेंगे। 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पर 1, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए ये मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। देखिए ये तो मैंने पीजेड ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन एटम की बना दी, इस तरीके से एक ऑक्सीजन एटम की पी ऑर्बिटल बन गई। और एक ये पी वाई बनानी है, थोड़ी तिरछी बनाऊंगा इस तरीके से, थोड़ी सी तिरछी इस तरीके से बनाई मैंने। और जब इधर बनाऊंगा मैं दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सिंपली पी वाई, ठीक है, और इसे लिख रहा हूँ मैं सिंपली पी जेड। अब दूसरा भी मैं यहीं पर बना देता हूँ, आप समझिएगा ध्यान से। मैंने एक ये वाली बना दी आपकी पी जेड सामने वाली, और इस तरीके से मैंने तिरछी बना दी इस बार उल्टी पी वाई। तो अगर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल पीजेड आपस में कंबाइन करेंगे, भाई इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में भी, दोनों अपोजिट स्पिन के हैं, आपस में आए, पास में से कंबाइन किए, तो कंबाइन करने के बाद होगा क्या, देखिएगा ध्यान से, मैं ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ। ये तो पी ऑर्बिटल हो गई, मैंने थोड़ी तिरछी बनाई है, और ये आपकी हो गई कौन सी ऑर्बिटल, ये हो गई आपकी वही सामने वाली पीजेड। इसकी पीजेड इसकी पीजेड से कंबाइन करके हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लेगी, और इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल हम इस तरीके से बना देंगे। तो यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रॉन ये वाले आ गए, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, और ऊपर में भी इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे, तो इनको हम ऐसे करके लाइन से दिखा देंगे। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई होता है। तो ऑक्सीजन एटम को जब आप देखते हैं तो ऑक्सीजन में एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। उसका कारण से भी एक पाई एक सिग्मा का यही है कि भाई इनके अंदर हेड ऑन और साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही थी। इस डायग्राम को ही बना सकते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को भी मैं बना करके अभी आपको दिखाता हूँ कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का डायग्राम कैसे बनेगा। जरा धैर्य बनाए रखिएगा, बस इसी वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत सारी बातें कि जिस तरीके से आप मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे। हालांकि ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं बनता, समय न आप सोचें, लेकिन नहीं फिर भी आपको बताना इसलिए ज़रूरी क्योंकि वीडियो बिल्कुल प्रॉपर टॉपिक पे चल रही है, इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है कि कहीं पर कोई चीज़ मिस ना करे। यानी कि मैं N2 की बात करूं तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 1s2 2s2 और 2px में 2py में और 2pz में एक 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 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं एक नाइट्रोजन बनाऊंगा येलो कलर का और एक बनाऊंगा आपका रेड कलर का। तो मैं रेड वाला पहले बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल है वो कैसे बन रही है, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने बनाई है एक पी ऑर्बिटल, ये पी एक्स या पी एक्स मान लीजिए, चलिए इसको पी एक्स मान लिया, सामने वाले को मैंने पी जेड मान लिया, और इधर वाले को मैंने पी वाई मान लिया। तो एक्सेस में लिखे दे रहा हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना करें। ये हो गई आपकी पी जेड, ये हो गई आपकी पी वाई, और ये हो गई आपकी पी एक्स। इतनी बात आपको समझ में जरूर आ रही होगी। इसका इलेक्ट्रॉन मैंने ये बना दिया, इसका ये बना दिया, इसका ये बना दिया। अब दूसरा मैं बनाता हूँ, दूसरा येलो कलर का बनाता हूँ, और यहाँ पर मैंने बनाया इस तरीके से, ये मैंने पी जेड बनाई, ये पी जेड एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। इस तरीके से एक मैंने ऑर्बिटल आपकी ये बनाई, ये बिल्कुल दूसरा नाइट्रोजन सेम बन रहा है। यहाँ पर ये मैंने पी जेड बनाई, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखा दिया। यहाँ पर इन दोनों के बीच के गैप में मैं बनाने जा रहा हूँ कौन सी ऑर्बिटल, ये पी वाई बना दी, दिख रही है आपको, ये मैंने पी वाई बना दी। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब पास पास आएंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब ओवरलैपिंग होने के बाद जो अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा वो आप देखिएगा। देखिए मैं अब यहाँ पर डायग्राम थोड़ा छोटा करूँगा क्योंकि जगह कम पड़ रही है। देखिए यहाँ मैंने ये वाली ऑर्बिटल ऐसे बनाई, ये वाली ऑर्बिटल मैंने जो खड़ी थी वो एज यूजुअल रखी, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद ये ऑर्बिटल मैंने इस तरीके से पाई वाली यहाँ पर बना दी, ठीक है ना। अब इसको ओवरलैपिंग मैं इससे कराता हूँ। देखिए यहाँ पर सामने वाली ऑर्बिटल को मैंने इस तरीके से इससे ओवरलैप करा दिया, ये हो गई। इस तरीके से पी वाई ओवरलैप कर रही होगी और इस तरीके से आपके ये पी जेड होगी, ठीक है। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आपको साफ दिख जाएंगे। इनके इलेक्ट्रॉनों को हमें क्या करना है, एक लाइन से मैं इनको मिला देता हूँ, यानी कि ये पी वाई में ऐसे करके मिला दी। जहाँ पर वाइट कलर आपको दिख रहा है ये पी वाई मिल रही, तो पी वाई का मतलब ये वाइट कलर वाली लाइन जहाँ तक जाए ये पी वाई को मिला रही है इस तरीके से। ये पी वाई के पी वाई मिला दी। अब कलर में बदल रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा। ये ऊपर वाली एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग आपको जरूर ये समझाएगी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। तो जो ये वाइट कलर है, जो वाइट कलर है, वाइट कलर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं ऐसे करता हूँ। ये मैं एक लाइन वाइट खींच देता हूँ, एक लाइन मैं ऐसे खींच देता हूँ, और एक लाइन में खींच देता हूँ आपका। चलिए ये वाला पाई हो गया, ये वाला भी पाई हो गया, लेकिन जो बीच में बना जहां मैं ये दिखा रहा हूँ ये सिग्मा हो गया। तो इस तरीके की कंडीशन पैदा हो चुकी है। तो नाइट्रोजन के अंदर आपको 3 बॉन्ड दिख जाएंगे और तीनों में आपको दिखेगा कि 2 पाई है और एक सिग्मा है। वही होता है कि नाइट्रोजन को जब हम बनाते हैं तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक पाई इधर एक पाई इधर और बीच में कौन सा सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। इस तरीके का डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो ये वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू बहुत सारे एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन मतलब इनको समझाया जा सकता है। तो ओवरऑल हम यही कहना चाहेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताती है, यानी कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेन करेगी, ज्योमेट्री के बारे में, और इनके अंदर जो बॉन्ड है, बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो भी दिखाएगी। बॉन्ड फॉर्मेशन की बात भी करेगी ये कौन सी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये शेप ऑफ एटॉमिक यानी कि शेप ऑफ ज्योमेट्री के बाद हम लोग बात कर लेते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, इस बात का भी ध्यान देगी। ये जरूर बताएगी कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, यानी कि ऑर्बिटल कंबाइन करने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, ये थ्योरी भी एक्सप्लेन ये करेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करती हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती हैं वो मोनोसेंट्रिक होती है, मैंने लिखा भी है पीछे, मोनोसेंट्रिक होती हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होती हैं वो पॉलीसेंट्रिक होती हैं, यानी कि पॉलीसेंट्रिक होती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान, इन कुछ बातें हैं जो आपको ज़रूर याद रखनी पड़ेंगी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आती हैं बातें। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को, फेलियर से इसका क्या है, फेलियर भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों फेल हो गई थ्योरी। एक तो ये मैग्नेटिक करैक्टर को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं थी, मैग्नेटिक बिहेवियर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि मैग्नेटिक करैक्टर क्या होगा बढ़िया से, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री थी उस बात को भी, यानी कि कुछ लाइक जैसे ऑक्सीजन है, इनका मतलब इनका मॉलिक्यूल लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा, ये सब बातें ज्योमेट्री और नॉन लीनियर करैक्टर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। यानी ज्योमेट्री की बात, ज्योमेट्री बहुत से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताने में फेल हो गई। बहुत से मॉलिक्यूल के बारे में अगर कहें कि पोलर है कि नॉन लीनियर है कि लीनियर है, इस बात को, इस लीनियर एंड नॉन लीनियर बिहेवियर को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये सब बहुत सारे ड्रॉबैक रहे और इन्हीं ड्रॉबैक को इम्प्रूव करने के लिए थ्योरी आई जिसका नाम था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोटी आई। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मेनली उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की डिटेल आपको न बता करके मैं इसमें मेनली आपको बताऊंगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। इसी में आपको बताऊंगा कि भाई किसी का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का कंसेप्ट, ट्रिक क्या है, यानी ट्रिक टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, ट्रिक टू कैलकुलेट
ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, तो ये बात भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और किसी यानी CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, CN का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये सब बॉन्ड ऑर्डर की बातें हम आपसे करेंगे। सिंपल यानी हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखिए और आगे कंटिन्यूटी के लिए आप जरूर देखिएगा, इसी की कंटिन्यूटी के लिए जरूर देखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। 2 वीडियोज़ में आपको लगातार और लगा करके भेजूंगा इसी वीडियो के साथ में, तो आप उन वीडियोज़ को भी देखिएगा। तो इस चैप्टर को मैं हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ में फिनिश करूंगा और फिर करवाऊंगा इस पे मल्टीपल चॉइस जबरदस्त क्वेश्चंस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कलेक्शन किए हैं मैंने और वो क्वेश्चन भी आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, फिर मैं लेकर के आता हूं आपके सामने एक मोटी